नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज का हमारा विषय केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय हैं। ये केंद्रीय बैंक कैसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके माध्यम से साख नियंत्रण करता है। तो मोटे रूप में हम इसको समझ लेते हैं कि साख नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। साख नियंत्रण के उपाय मात्रात्मक है, गुणात्मक है और कुछ अन्य उपाय हैं। मात्रात्मक उपाय वो उपाय होते हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो उसमें है बैंक दर, सीआरआर, परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। इसके अलावा गुणात्मक जो होते हैं या विशिष्ट उपाय होते हैं, इनके अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता, न्यूनतम उधार की दरें और उधार की अधिकतम सीमाएं। इसके अलावा भी कुछ उपाय होते हैं जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है। नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो इनका हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को लेते हैं कि क्या होता है, इनकी अवधारणाओं को समझते हैं। बैंक दर को अमेरिका में बट्टे की दर यानी डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक दर की मुद्रा उधार देने की न्यूनतम दर होती है, मतलब केंद्रीय बैंक की मुद्रा उधार देने की न्यूनतम दर होती है। वैसे इस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से बिलों की खरीद और पुनर्कटौती भी किया करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बैंक दर व स्टैंडर्ड दर मानी जाती है जिस पर बैंक उन विनिमय बिलों या व्यापारिक प्रपत्रों को खरीदने और उनकी पुनर्कटौती के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत खरीद सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, वो हमारी बैंक रेट कहलाती है। अब बैंक दर यदि बढ़ा दी जाती है तो साख नियंत्रित होता है, और बैंक दर घटा दी जाती है तो साख को मार्केट में फैलाया जाता है। यदि ऊंची ब्याज दर कर देंगे तो लोग ऋण कम लेंगे, व्यापारिक बैंक भी ऋण कम देगा। जब ब्याज दर अधिक हो जाएगी तो सब साख का संकुचन करना होता है, तो बैंक दर को बढ़ाया जाता है। तो बैंक दर के बढ़ने से साख संकुचन बढ़ता है, और नए जब साख संकुचन होता है तो नए विनियोग में कमी आती है और कीमतों में कमी होती है। विदेशी पूंजी आकर्षित होती है, क्योंकि बैंक दर बढ़ती है से विदेशी ऊंचे ब्याज के कारण पूंजी आकर्षित होती है। और बैंक दर को कम करने के आर्थिक प्रभाव, तो इस प्रकार से बैंक दर जो होती है उसका प्रभाव आपने जाना है। बैंक दर के बाद हम बात करते हैं समय समय पर जो मौद्रिक नीति होती है उसके माध्यम से इसमें परिवर्तन किया जाता है। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग अथवा देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद जमा के रूप में रखना पड़ता है। तो परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात ये होता है कि जिसमें जो व्यापारिक बैंक होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, वो अपनी जमा का कुछ अनुपात रिजर्व बैंक में रखते हैं। ये लगभग 3 से 15% के बीच हो सकता है। कैश रिजर्व रेशियो कहता है, इसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जो भी उनकी शुद्ध मांग और देनदारियां होती है उनको एक निश्चित प्रतिशत नकद जमा के रूप में रखना पड़ता है। तो ये कहलाती है हमारी परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात। यदि नकद रिजर्व अनुपात को बढ़ा दिया जाएगा तो जो है व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा केंद्रीय बैंक में, तो ऋण अपने आप कम हो जाएगा, साख संकुचन होगा। और यदि सीआरआर को कम कर दिया जाएगा तो पैसा जो है वो व्यापारिक बैंकों के पास रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण के उपयोग में ले सकती है, तो साख का विस्तार होता है। तो इस प्रकार नकद रिजर्व अनुपात कार्य करता है साख नियंत्रण में। नेक्स्ट हम देखते हैं एसएलआर यानी वैधानिक तरलता कोष अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो व्यापारिक बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग एवं अवधि देनदारियों का जो भी
जमा रकम होती है वो शुद्ध मांग और अवधि देनदारियां होती है का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। मतलब ये केंद्रीय बैंक द्वारा नियम बनाया गया है कि जो भी बैंक होगा उसे जमा रकम का कुछ भाग अपने पास रखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है उसे रखना। वो सारा पैसा उपयोग नहीं कर सकता, अर्थात सारे पैसों का ऋण नहीं दिया जाता। सारी जो जमा रकम है वो शुद्ध मांग हो सकती है, अवधि देनदारियां हो सकती है, ठीक है। यह वैधानिक तरलता अथवा SLR कहलाता है। कहने से तात्पर्य ये है कि जो भी जमा रकम व्यापारिक बैंकों के पास जमा है वो सब उसका कुछ भाग उनको व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। तो जब SLR को बढ़ा दिया जाता है तो व्यापारिक बैंकों को पैसा अपने पास रखना पड़ता है, तो वो ऋण भी नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में साख का संकुचन माना जाता है। और जब SLR को कम कर दिया जाता है तो वो पैसा कम अपने कोष में रखना है व्यापारिक बैंकों को, तो ज़्यादा पैसा वो ऋण में दे सकता है व्यापारिक बैंक, तो उसे हम साख का विस्तार कहते हैं। तो इसमें आपने दोनों बातें जानी, साख का विस्तार और साख का संकुचन SLR के माध्यम से किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है इसमें खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साख नियंत्रण के परंपरागत उपायों में सदैव इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों की क्रय विक्रय के माध्यम से संचालित की जाती है। खुले बाजार में क्या होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों और इस अन्य चीज़ों का संचालित किया जाता है। तो जैसे सरकारी प्रतिभूतियां हुई, व्यावसायिक विनिमय बिल हुए, विदेशी विनिमय, सोना तथा कंपनी के शेयर। लेकिन व्यवहार में ये सरकारी प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिलों सहित के क्रय विक्रेता की सीमित रहता है। मतलब व्यवहारिक रूप में सरकारी प्रतिभूतियों का ही लेन देन होता है इसमें ओपन मार्केट में। इसमें क्या होता है, जब सरकार को साख संकुचन करना पड़ता है, यदि मार्केट में हमें साख को कम करना है तो हम इन प्रतिभूतियों को बेचेंगे। तो जब इनका व्यापारिक बैंक या जो मार्केट में लोग हैं वो उसका क्रय करेंगे तो मुद्रा का प्रवाह केंद्रीय बैंक की ओर आ जाएगा, तो मुद्रा मार्केट में कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जब मुद्रा कम होगी तो व्यापारिक बैंकों के पास भी कम पैसा रहेगा, क्योंकि वो खरीदेंगे उसको सरकारी प्रतिभूतियों को, तो उनके पास कम रहेगा मुद्रा, तो वो मार्केट में ऋण भी कम देंगे। इसके विपरीत जब खुले बाजार की क्रियाओं में इन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, ठीक है, जब इनको खरीदेगी केंद्रीय बैंक इनको खरीदेगा तो मुद्रा का प्रवाह व्यापारिक बैंकों की तरफ होगा, ठीक है। व्यापारिक बैंकों की तरफ होगा तो पैसा ज़्यादा रहेगा व्यापारिक बैंकों के पास, और इस प्रकार से ज़्यादा पैसे के कारण वो जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो ऋण अच्छा दे पाएंगे मार्केट में। खुले बाजार की प्रतिभूतियों का सरकारी खरीद का प्रभाव क्या है, देखिए इसको एक बार। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को नकद रिजर्व बढ़ाना चाहे तो खुले बाजार में सरकारी पूर्तियां खरीदने लगता है। जब केंद्रीय बैंक खरीदेगा तो पैसा, तो कोई भी व्यक्ति फर्म सरकारी पूर्तियों को बेचते समय केंद्रीय बैंक से चेक प्राप्त करता है, जिससे वो किसी भी व्यापारिक बैंक में जमा कराते हैं। व्यापारिक बैंक इसे केंद्रीय बैंक के पास भुगतान के लिए भेजते हैं। केंद्रीय बैंक संबंधित व्यापारिक बैंक के खाते में उतनी मुद्रा राशि जमा करा देता है। व्यापारिक बैंक इस जमा के आधार पर किसी को कर्ज देकर साख का निर्माण कर सकता है, जिसका विस्तृत विवरण पहले व्यापारिक बैंकों के जैसे पूर्व चैप्टर में बताया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। बिक्री का प्रभाव क्या होगा, बिक्री का प्रभाव रिजर्व कम करना चाहेगा तो बेचेगा। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का नकद रिजर्व करना तो सरकारी पूर्तियों को बेचा जाएगा। बेचने से जो मुद्रा का प्रभाव वो केंद्रीय बैंक की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम साख मॉनिटरिंग व्यवस्था। तो साख मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या होती है, देखिए साख क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, ये व्यवस्था 10 अक्टूबर 1988 से लागू हुई थी। इससे पूर्व नवंबर 1965 से अक्टूबर 1988 तक साख अधिकार स्कीम प्रचलन में थी, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। इसके अंतर्गत बैंकों से व्यक्तिगत उधार लेने वाले द्वारा निर्धारित साख की सीमाओं से अधिक राशि लेने पर भारतीय रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण हुआ था। यानी कि मॉनिटरिंग कर दी थी कि एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा साख नहीं दिया जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति जरूरी होती थी, लेकिन इसमें विलंब होने के कारण इसे पसंद नहीं किया गया।
अब नई साख मॉनिटरिंग व्यवस्था CMA के अंतर्गत बैंकों की पूरी जांच पड़ताल के बाद उधार लेने वाले को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन किया गया है साख मॉनिटरिंग व्यवस्था में, और ये हमारे कुछ मात्रात्मक उपाय थे। इन मात्रात्मक उपायों के माध्यम से साख का नियंत्रण और साख का विस्तार किया जाता था।